नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों आज का ये सेकंड टेस्ट है। पहला टेस्ट जब मैंने हिंदी का लगभग 6:30 बजे अपलोड किया था तो उसी टेस्ट में मैंने बोल दिया था कि 8 से 8:30 के बीच में आपके साइकोलॉजी का टेस्ट आएगा। फिर इसके बाद में आपके पर्यावरण का टेस्ट भी 3 से 4 बजे के बीच में आ जाएगा। ठीक है, आज स्पेशल टेस्ट लेकर आया हूँ साइकोलॉजी का। कक्षा 11वीं की पुस्तक और कक्षा 12वीं की आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की साइकोलॉजी की पुस्तकों में से दोनों में से 42 है टोटल प्रश्न। तो बहुत ही विशिष्ट प्रश्न लेकर आया हूँ। हो सकता है प्रश्न पढ़ रखे हो, लेकिन लास्ट टाइम में ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो प्रश्न हैं इनके उत्तर क्या है और किस आधार पे इनके उत्तर होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न को देखेंगे। साथियों आज के 40 प्रश्नों को पूरा देख करके जरूर जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 1 है, ये देखिए प्रश्न नंबर 1 को। मस्तिष्क में नॉरपेनेफ्राइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है जिसका स्तर उच्च होने पर अत्यधिक खुशी का अनुभव होता है, अत्यधिक विषाद का अनुभव होता है, अत्यधिक भय की अनुभूति होती है और इनमें से सभी। तो बताइए भाई, जब मस्तिष्क में नॉरपेनेफ्राइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसका स्तर यदि उच्च होगा तो हमें किसका अनुभव होगा? तो साथियों राइट आंसर है हमें अत्यधिक खुशी का अनुभव होगा। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 पर। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, श्याम प्रत्येक वस्तु को उसके गुण दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है। यह उदाहरण है अपसारी चिंतन का, अभिसारी चिंतन का, स्वैली चिंतन का और आलोचनात्मक चिंतन का। तो साथियों कई बार बता चुका हूँ कि जो ये चिंतन का प्रकार है जिसमें गुण दोषों को देख कर के किसी वस्तु के बारे में निर्णय लिया जाता है तो फिर उसको हम आलोचनात्मक चिंतन के नाम से जानते हैं। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है आपके, व्यक्तित्व के संबंध में असत्य कथन है। ठीक है, असत्य कथन देखना है व्यक्तित्व के संबंध में। तो पहला कथन है व्यक्तित्व के गुण अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। दूसरा है व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का उसके वातावरण के साथ प्रभावी समायोजन होता है। व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है और जो हम बाहर से देखते हैं वही व्यक्तित्व होता है। तो बताओ भाई कौन सा व्यक्तित्व के संबंध में आपको असत्य कथन यहाँ पर लग रहा है? देखेंगे साथियों राइट आंसर पहला विकल्प कह रहा है आपका व्यक्तित्व के गुण कैसा होता है? अपेक्षाकृत स्थायी, सही है। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का उसके वातावरण के साथ प्रभावी समायोजन भी है, ये भी सही है। व्यक्तित्व मतलब जो पर्सनालिटी शब्द है इसका लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से ये बना है, लेकिन जो हम बाहर से देखते हैं वही व्यक्तित्व होता है, ये एक गलत विकल्प है। क्योंकि जो बाहर से दिखाई देता है सिर्फ वही व्यक्तित्व नहीं होता है। व्यक्ति बाहरी और आंतरिक, मुख्य रूप से तो आंतरिक होता है, इसलिए आपके जो चौथा विकल्प है इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन, असत्य कथन है वृद्धि व्यक्ति के शारीरिक पक्ष में परिवर्तन है। विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है। वृद्धि व्यक्ति का कार्यात्मक पक्ष है। विकास एक सतत प्रगतिशील प्रक्रिया है। तो बताओ भाई आपको इनमें से कौन सा कथन असत्य लग रहा है? तो साथियों देख लिया होगा आपने सही आंसर। तो देखते हैं, पहला कह रहा है कि व्यक्ति जो वृद्धि है ये व्यक्ति के शारीरिक पक्ष में परिवर्तन है। तो जो शारीरिक पक्ष में परिवर्तन होता है उसको ही हम वृद्धि कहते हैं। विकास जो है सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है, ये भी सही है। भले ही सार्थक वृद्धि नहीं हो लेकिन विकास तो फिर भी हो सकता है, क्योंकि एक बहुत ही कमजोर जो व्यक्ति होता है शारीरिक रूप से लेकिन मानसिक रूप से तो वो तीव्र या प्रतिभाशाली भी हो सकता है, तो ये भी सही है। वृद्धि व्यक्ति का कार्यात्मक पक्ष नहीं होती है, जो वृद्धि है वो व्यक्ति की संरचनात्मक पक्ष होता है साथियों व्यक्ति का। तो तीसरा जो विकल्प है ये एक असत्य कथन है। बाकी विकास एक सतत प्रगतिशील प्रक्रिया भी, सतत मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया भी इसको माना जाता है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 का आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 पर। तो 5वें क्वेश्चन को देखेंगे साथियों, कई महिलाएं मन में उपजी गंदी गालियों को मन में ही रख लेती है, जो कि उदाहरण है प्रक्षेपण का, दमन का, अंतर्वेशन का और सभी का। तो देखो
सपोज कीजिए कि कोई लेडीज़ है, उसके मन में कोई गंदी गाली आई है, अब वो उसको बाहर नहीं निकाल कर मन में ही रख लेती है, मतलब दबा देती है, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? ये एक दमन का उदाहरण है। दूसरा विकल्प आपके 5वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। तो 6वां क्वेश्चन है आपके, फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में बालक को मल त्याग की क्रिया में तनाव से मुक्ति और खुशी मिलती है? मुखी अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था, सुषुप्त अवस्था। तो साथियों, जो काम वासना है वो इस अवस्था में, गुदी अवस्था में, गुदा में चली जाती है, जिसके कारण बालक को मलमूत्र त्याग में खुशी का अनुभव होता है और वो जो तनाव में रहता है तो तनाव से भी मुक्ति उसे मिलती है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 पर। तो चलिए 7वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रायड के सिद्धांत में सुषुप्त अवस्था एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की किस अवस्था के समान है? विश्वास बनाम अविश्वास, करना बनाम अपराध बोध, उद्यमिता बनाम हीन भावना, आत्मनिर्भरता बनाम शंका व लज्जा। तो देखिएगा, यहाँ पर फ्रायड का जो सुषुप्त अवस्था है उसकी अवधि होती है 6 से 12 वर्ष, और एरिक्सन के जो अपने सिद्धांत में उद्यमिता बनाम हीन भावना है ये भी 6 से 12 वर्ष ही होती है साथियों। इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। तो 8वां क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है, यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी अस्तित्व में है, यह अवस्था कहलाती है? संवेदी गामक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रिया अवस्था और मूर्त संक्रिया अवस्था। तो देखिए जीन पियाजे ने जो अपना सिद्धांत दिया है, अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसमें 4 अवस्थाएं बताई है। तो यहाँ वस्तु स्थायित्व की बात की जा रही है, ये चीज़ें साथियों संवेदी गामक अवस्था में पाई जाती है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 पर। तो 9वें क्वेश्चन को देखेंगे साथियों। 9वां प्रश्न, वह तर्कना जिसमें उपमा के आधार पर तर्क वितर्क करते हुए चिंतक किसी निष्कर्ष पर पहुँचता है? आगमनात्मक तर्कना, निगमनात्मक तर्कना, आलोचनात्मक तर्कना और सादृश्यवादी तर्कना। तो साथियों, आलोचनात्मक तर्कना में गुण दोषों को देखा जाता है, अभी बोल दिया था। आगमनात्मक तर्कना में खुद की तरफ से ऐड किए जाती है कुछ चीज़ें। निगमनात्मक तर्कना में जो चीज़ दे रखी है उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। लेकिन तर्क वितर्क करते हुए किसके आधार पर? उपमा के आधार पर, वो होती है सादृश्यवादी तर्कना। चौथा विकल्प आपके 9वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो 10वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। बच्चों द्वारा प्रश्न का सही उत्तर देने पर उनको टोपी देना किस प्रकार के अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत। देखिए, बच्चा है, प्रश्न का सही उत्तर दे रहा है तो उनको हम टोपी दे रहे हैं, तो वो टोपी पुनर्बलन का कार्य करती है, और ये चीज़ें किस में होती है? क्रिया प्रसूत, स्किनर के क्रिया प्रसूत में। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों प्रश्न नंबर 10 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। तो चलिए 11वें क्वेश्चन को देखेंगे। ये रहा आपके 11वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, स्वलीनता और भगोड़ापन। साथियों देखिएगा, भावनात्मक बाधा जो है, बाल अपराध भी भावनात्मक बाधा में आ जाती है, कमजोरों को डराने वाला भी भावनात्मक बाधा है, भगोड़ापन भी भावनात्मक बाधा है। लेकिन जो स्वलीनता है साथियों, ये तो ऑटिज्म, ये तो एक प्रकार का विकार है, ये भावनात्मक बाधा में नहीं आता है। थर्ड विकल्प आपके 11वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे। तो 12वां क्वेश्चन है, वेदता से तात्पर्य है बार बार मापने पर भी व्यक्ति के प्राप्तांक में कोई परिवर्तन नहीं आना, परीक्षण वही माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है, व्यक्ति अमुक व्यवहार क्यों कर रहा है इस बात की पुष्टि करना, और इनमें से सभी। तो देखो, वेदता का मतलब देखो किसका रहेगा? पहला विकल्प कह रहा है बार बार मापने पर भी व्यक्ति के प्राप्तांक में कोई परिवर्तन नहीं आना, तो इसको हम वेदता नहीं कहते हैं। परीक्षण वही माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है। जी हाँ, यही आपका राइट आंसर है। वेदता का मतलब है जिस चीज़ को मापने के लिए हमने परीक्षण बनाया है, यदि वो उसका ही मापन कर रहा है तो फिर उसको ही वेदता कहा जाता है साथियों। सेकंड विकल्प आपके 12वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आएंगे प्रश्न नंबर 13 पर। तो 13वां क्वेश्चन है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है?
साम्य धारण, आत्मसात्करण, संगठन और समायोजन। तो देखो जो प्रचलित योजना है, मतलब जो हमारा प्रचलित ज्ञान है वर्तमान का, इसमें यदि हम नई जानकारी को जोड़ देते हैं तो उसको आत्मसात्करण के नाम से जाना जाता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो आपके 14वां क्वेश्चन, रोर्शा-शाही धब्बा परीक्षण निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाता है? व्यवहारात्मक विश्लेषण, प्रक्षेपी तकनीक, स्वयं प्रतिवेदन मापक और स्थिति परीक्षण। देखो रोर्शा का शाही धब्बा परीक्षण किस में होता है? 10 कार्ड होते हैं, व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, तो ये एक प्रकार का प्रक्षेपित परीक्षण है साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। तो 15वां क्वेश्चन, विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है, अर्थात यह निरंतर चलती रहती है। सभी व्यक्तियों का विकास अपने तरीके से होता है। सभी व्यक्तियों का विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है और विकास वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो व्यक्तिगत प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? निरंतरता से नहीं लिया जाता है, बल्कि सभी व्यक्तियों का विकास अपने तरीके से होता है। अपने तरीके से मतलब व्यक्तिगत रूप से होता है साथियों, अलग अलग। इसलिए सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 15 में सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 पर। आपके 16वां प्रश्न, टाइम ज़्यादा लूँगा नहीं, 42 प्रश्न में मैक्सिमम आप 30 से 32 मिनट मान लीजिए। बीजकोश की निरंतरता का नियम कहता है कि बालक को जन्म देने वाला बीजकोश कभी नष्ट नहीं होता। जैसे माता पिता होते हैं वैसे उनकी संतान होती है। बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर कुछ भिन्न होता है और इनमें से सभी। तो निरंतरता मतलब लगातार, तो बीजकोश लगातार चलता रहता है, अर्थात बालक को जन्म देने वाला बीजकोश कभी भी नष्ट नहीं होता है साथियों। जैसे माता पिता होते हैं वैसे उनकी संतान होती है, ये तो समानता का नियम है, ठीक है। इसलिए ओनली प्रथम विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, फ्रायड के अनुसार मनोविश्लेषण में सबसे कम भूमिका होती है अचेतनता की, पूर्व चेतनता की, चेतनता की और इनमें से सभी की। तो साथियों फ्रायड ने बताया है कि जो मनोविश्लेषण, मन का विश्लेषण हम करते हैं, उसमें सबसे कम भूमिका चेतनता की होती है। तो चेतनता 1/10 ही है साथियों, बाकी पूर्व चेतनता, अचेतनता की भूमिका अधिक इन्होंने मानी है। चेतन जो दिखता है वो वैसा होता नहीं। चेतना मतलब जो हमें याद है वर्तमान में वो चीज़, तो सबसे कम भूमिका इसी की मानी है। इसलिए थर्ड विकल्प आपके 17वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। 18वां क्वेश्चन, माता से दंड मिलने पर बालक क्रोधित होकर अपना क्रोध अपने खिलौनों या अपने छोटे भाई बहनों पर निकालता है। कौन सी रक्षात्मक युक्ति बालक के द्वारा काम में ली जा रही है? प्रतिस्थापन, प्रक्षेपण, अंतर्वेशन और प्रतिक्रिया निर्माण। प्रक्षेपण में खुद का जो गुण दोष है वो दूसरों के ऊपर लगाए जाते हैं आरोप, खुद के जो दोष है उनको। लेकिन प्रतिस्थापन यहाँ पर हो रहा है कि भाई बालक को किससे दंड मिल रहा है? माता से, और किस पर निकाल रहा है? छोटे भाई बहनों पर या खिलौनों पर। तो ये होता है साथियों प्रतिस्थापन। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 18वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आएंगे। चिंता जब काफी व्यापक रूप धारण कर लेती है तो उसे कहा जाता है चिंता प्रादुर्भाव, वस्तुनिष्ठ दुश्चिंता, मुक्त प्रभावी दुश्चिंता, मनोस्नायुकृत दुश्चिंता। तो साथियों जब चिंता काफ़ी व्यापक रूप धारण कर ले तो उसे क्या कहा जाएगा साथियों? तो उसको हम मुक्त प्रभावी दुश्चिंता के नाम से जानते हैं। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 19 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 पर। वस्तुनिष्ठ दुश्चिंता मतलब होता है जब चिंता वास्तविक कारणों से उत्पन्न हो। मनोस्नायुकृत दुश्चिंता का मतलब होता है जब चिंता वास्तविक कारणों से उत्पन्न नहीं होती है, काल्पनिक कारणों से उत्पन्न होती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे 20वें प्रश्न पर। नकारात्मक संवेगों में सम्मिलित नहीं है आभार, क्रोध, भय और दुश्चिंता। तो साथियों भय, दुश्चिंता, क्रोध तीनों ही नकारात्मक संवेग में आते हैं, लेकिन जो आभार है ये सकारात्मक में आता है। तो इसलिए आपके प्रथम विकल्प 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 पर। तो चलिए देख लेते हैं आपके 21वें प्रश्न को। दर्द संवेदन के संचरण को रोकना एवं उत्साह प्रदान करना जो कि आशावादिता जैसे संवेगों में आता है, किसका परिणाम है? एंडोर्फिन्स का, न्यूरोट्रांसमीटर का, प्रेमस्तिष्क का और इनमें से सभी। तो देखिए आशावादिता जैसे संवेगों में जो, तो साथियों आशावादिता जैसे संवेगों में जो चीज़ आती है वो किसका परिणाम होती है? एंडोर्फिन्स का होती है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 21 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 पर। तो 22वां क्वेश्चन देखेंगे। संवेग के संबंध में असत्य कथन है। संवेग एक जटिल अवस्था है, इसमें आंगिक प्रतिक्रियाएं होती है। संवेग के कारण कुछ अभिव्यंजक व्यवहार होते हैं और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों संवेग के बारे में असत्य कथन की बात करें तो इसको एक जटिल अवस्था कहा माना जाता है। इसमें कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं भी होती है, संवेग के कारण कुछ अभिव्यंजक व्यवहार भी होते हैं, लेकिन इनमें से कोई नहीं। तो फिर यही आपके पास एक विकल्प बचा है, इसलिए चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 22 में सही है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 पर। 23वां क्वेश्चन देखेंगे।
मैस्लो के अनुसार सबसे अंत की आवश्यकता है सुरक्षा की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, शरीर क्रियात्मक आवश्यकता और प्रेम तथा आत्मीयता की आवश्यकता। अच्छा, एक और चीज़ है, लास्ट टाइम है, रिवीजन का टाइम है साथियों। ये तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको रिवाइज करने का सबसे महत्वपूर्ण समय यही होता है, ठीक है। इसलिए ये मत सोचना कि भाई सर कुछ क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, तो रिपीट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। देखो, मैस्लो ने जो सबसे अंत की आवश्यकता बताई है, कौन सी बताई है साथियों? सबसे अंत की आत्मसिद्धि की आवश्यकता बताई है, जबकि सबसे पहले कौन सी आवश्यकता बताई है? शरीर क्रियात्मक। तो फिर इस प्रकार से आपके दूसरा जो विकल्प है इस क्वेश्चन में वो ही सही आंसर है प्रश्न संख्या 23 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। तो चलिए 24वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके 24वां क्वेश्चन है, किसी विशेष लक्ष्य की ओर निर्दिष्ट सतत व्यवहार की प्रक्रिया जो किन्हीं अंतर्निहित शक्तियों का परिणाम हो कहलाती है। अधिगम कहलाता है, अभिप्रेरणा कहलाती है, अभिप्रेरक कहलाते हैं या संवेग कहलाते हैं। तो देखो, किसी विशेष लक्ष्य की ओर निर्दिष्ट, कोई विशेष लक्ष्य है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, सतत मतलब लगातार व्यवहार की जो प्रक्रिया होती है, लगातार व्यवहार करते हैं किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो वो अंतर्निहित शक्तियों मतलब आंतरिक शक्तियों का परिणाम है। तो साथियों इसको हम अभिप्रेरणा कहते हैं। दूसरा विकल्प आपके 24वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। 25वां क्वेश्चन है साथियों आपके, चिंतन के मूल तत्वों में सम्मिलित नहीं है मानसिक प्रतिमा, तर्कना, निर्णयन और समस्या समाधान। तो देखो, चिंतन के जो मूल तत्व होते हैं, चिंतन में मानसिक प्रतिमा का प्रयोग भी किया जाता है, तर्कना का प्रयोग भी किया जाता है, निर्णय भी लिए जाते हैं और समस्या समाधान भी किया जाता है। अर्थात चिंतन के मूल तत्वों में इनमें से सभी को सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रश्न पर क्या मिलता है आपको? बोनस मिलता है साथियों। चारों ही विकल्प आपके चिंतन के मूल तत्वों में सम्मिलित है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या होगा? डिलीट होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ इसलिए रखा है ताकि आपको चिंतन के मूल तत्वों की सारी जानकारी एक ही क्वेश्चन में मिल जाए साथियों। तो आगे बढ़ेंगे अब हम 26वें प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 26, व्यवहारवादियों के अनुसार भाषा का विकास अधिगम कौन से सिद्धांत पर आधारित है? साहचर्य के सिद्धांत पर, अनुकरण के सिद्धांत पर, पुनर्बलन के सिद्धांत पर और इनमें से सभी। देखो, व्यवहारवादी जो है वो साहचर्यता पर भी बल देते हैं, अनुकरण पर भी बल देते हैं, पुनर्बलन पर भी बल देते हैं, इसलिए यहाँ पर इनमें से सभी वाला विकल्प सही रहेगा साथियों। व्यवहारवादियों में जैसे थॉर्नडाइक है, जैसे पावलोव है, जैसे स्किनर है, तो ये अलग अलग बल देते हैं, इसलिए आपके चौथा विकल्प इसमें सही माना जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 पर। 27वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। अधिगम के कौन से सिद्धांत में अनुक्रिया को पुनर्बलन के द्वारा मजबूत बनाया जाता है? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, ठोस अधिगम का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, क्रियात्मक संबद्धता का सिद्धांत। तो देखो, अनुक्रिया का वह सिद्धांत जिसमें अधिगम का वह सिद्धांत जिसमें अनुक्रिया को पुनर्बलन के द्वारा क्या कर रहे हैं? हम मजबूत बना रहे हैं। भाई, पुनर्बलन के द्वारा मजबूत किसमें बनाया जाता है साथियों? स्किनर के सिद्धांत में। अब भाई, स्किनर का सिद्धांत यहाँ पर कौन से विकल्प में दिया है? तो आपके चौथे विकल्प में दिया है क्रियात्मक प्रतिबद्धता का जो सिद्धांत है स्किनर का, उसको ही साथियों क्रिया प्रसूत अनुबंधन का भी कहते हैं। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 27 में सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे अब हम 28वें प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी बाह्य ज्ञानेंद्रिय नहीं है? नाक, त्वचा, कान, गति संवेदी। तो बाह्य ज्ञानेंद्रिय की बात करें तो आपके कौन सी नहीं है? नाक बाह्य ज्ञानेंद्रिय है, हमारे जो कान होते हैं ये बाह्य ज्ञानेंद्रियों में आती है, हमारी जो त्वचा है वो बाह्य ज्ञानेंद्रियों में आती है, लेकिन गति संवेदी साथियों आंतरिक ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत आ जाएगी, न कि बाहरी। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है 28वें प्रश्न में? चौथा विकल्प बिल्कुल सही है साथियों। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 29 को। तो चलिए 29वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीखना ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, यह कथन किस परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है? व्यवहारात्मक परिप्रेक्ष्य, रचनात्मक परिप्रेक्ष्य, संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य और भावात्मक परिप्रेक्ष्य। साथियों, ज्ञान के निर्माण, तो ज्ञान का निर्माण किसमें किया जाता है? रचनावाद में किया जाता है साथियों। किसमें किया जाता है? रचनावाद में। तो इसलिए ये रचनावाद परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में कहा गया है। और ये कथन किस परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है? रचनात्मक या रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 29वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 30 पर। तो चलिए 30वें क्वेश्चन को देखते हैं। व्यक्तिगत सेल्फ इंटेलिजेंस में भावों एवं संवेगों को मॉनिटर करने एवं उनमें विभेद करने की क्षमता रखता है, शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता रखता है, शब्दों की बोध क्षमता रखता है और इनमें से सभी। तो देखो,
व्यक्तिगत सेल्फ इंटेलिजेंस मतलब खुद के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है साथियों। खुद के बारे में जब हम बात करेंगे व्यक्तिगत सेल्फ इंटेलिजेंस की, तो भावों एवं संवेगों को मॉनिटर करने और उनमें विभेद करने की क्षमता रखना, शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता रखना, शब्दों की बोध रखना, इनमें से सभी कौन सा? देखिए दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर है वो रहेगा भावों एवं संवेगों को मॉनिटर करना और उनमें विभेद करने की क्षमता रखना व्यक्तिगत सेल्फ इंटेलिजेंस में आती है साथियों। विकल्प एक सही है आपके 30वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 31 पर। तो चलिए 31वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। पुनर्बलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया को बढ़ाता है, नकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया को कम करता है, नकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया को बढ़ाता है और नकारात्मक पुनर्बलन धन के समान है। मतलब यहाँ पर देखिएगा, अब धन के समान तो ये तो गलत हो गया, नकारात्मक पुनर्बलन धन के समान नहीं है, ये तो टाइपिंग मिस्टेक है शायद थोड़ी, है ना। और एक और विकल्प जो है दूसरा, नकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया को कम करता है, तो भाई कम नहीं करता है, ये भी अनुक्रिया को ही बढ़ाने का कार्य करता है। दूसरा और चौथा दोनों ही विकल्प यहाँ पर सही माने जाएंगे साथियों प्रश्न नंबर 31 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 32 की ओर। तो 32वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है? ठीक है, अभिप्रेरणा व्यक्ति की एक बाह्य अवस्था होती है। अभिप्रेरणा से व्यक्ति में कुछ क्रियाएं उत्पन्न होती है। अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाएं एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति की ओर होती है। अभिप्रेरित व्यवहार उत्पन्न होने पर वह उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहता है। तो देखो, अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है साथियों। चौथा विकल्प क्या कह रहा है? अभिप्रेरित व्यवहार उत्पन्न होने पर उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहता है। मतलब जब हमारे अंदर कोई अभिप्रेरित व्यवहार उत्पन्न हुआ तो कहाँ तक चलता है वो? जब तक उद्देश्य की प्राप्ति न हो जाए। सही है ये तो। अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रिया एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति की ओर होती है। हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हैं उधर ही अभिप्रेरणा से जो उत्पन्न क्रियाएं वो उधर ही चलती है। अभिप्रेरणा में व्यक्ति में कुछ क्रियाएं उत्पन्न होती है, ये भी सही है, लेकिन बाह्य अवस्था नहीं होती है। अभिप्रेरणा कैसी अवस्था होती है? आंतरिक अवस्था अभिप्रेरणा को माना जाता है साथियों। तो विकल्प नंबर जो आपका 1 है ये अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं रहेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 33 पर। प्रश्न संख्या 33, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है? खाली स्लेटों के रूप में, छोटे अन्वेषकों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। साथियों, प्रगतिशील जो शिक्षा होती है, प्रगतिशील, इसमें बच्चों को किस रूप में? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, मतलब जो ज्ञान का खुद ही निर्माण करते हैं उसके रूप में देखा जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही रहेगा प्रश्न नंबर 33 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 34 पर। तो 34वां क्वेश्चन क्या है आपके? इनमें से कौन सी विशेषता संवेगों की नहीं है? एक सेकंड रुकिएगा, वापस थोड़ा देखो भाई क्या पूछा है। कौन सी विशेषता संवेगों की नहीं है? संवेग एक जटिल अवस्था है। संवेग में कुछ अभिव्यंजक व्यवहार भी होते हैं। संवेग में किसी न किसी तरह का आत्मनिष्ठ भाव अवश्य होता है और संवेगों के परिणाम स्वरूप दैहिक प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो जो भाई विशेषता संवेगों की नहीं है उसको देखना है आपको। पहला विकल्प कह रहा है एक जटिल अवस्था है, बिल्कुल सही है साथियों, संवेगों को जटिल अवस्था माना जाता है। अभिव्यंजक व्यवहार भी इसमें होते हैं, किसी न किसी तरह का आत्मनिष्ठ भाव अवश्य होता है संवेगों में। तो 3 विकल्प सही है। मतलब कौन सी विशेषता संवेगों की नहीं है? चौथी जो विशेषता है ये संवेगों की नहीं है साथियों। संवेगों के परिणाम स्वरूप दैहिक प्रतिक्रिया नहीं होती है। होती है, गलत बात है ना। क्रोध आ रहा है तो मुंह लाल हो जाता है ना, आंखें लाल हो जाती है। तो साथियों ये क्या है? दैहिक प्रतिक्रिया ही तो हुई। इसलिए आपके चौथा विकल्प इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 34वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 35 पर। तो ये देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रियाएं, सजीवात्मक चिंतन, तुलना, समानता असमानता बताने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्कना। साथियों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था है जीन पियाजे की। तीसरी अवस्था मतलब लगभग 7 से 11 वर्ष। परिकल्पित निगमनात्मक तर्कना जो है ये चौथी अवस्था में होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो ये तो गलत हो गए आपके, ठीक है। सजीवात्मक चिंतन पहली अवस्था में होता है, ये भी गलत हो गया साथियों। अब यहाँ पर देखिएगा, पहली क्या सॉरी दूसरी में होता है ना। द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रिया भी नहीं होगा, बल्कि तुलना करना, समानता बताना, असमानता बताने की योग्यता जो है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में आ जाते हैं। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 35वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 36 पर। तो 36वां प्रश्न देखते हैं।
यदि आपसे पूछा जाए कि 5 से 2 गुण को गुणा करने पर क्या आएगा, तो इसका उत्तर देने में नहीं चिंतन होगा। अपसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, स्वली चिंतन, अभिसारी। स्वली चिंतन में जो अपने काल्पनिक विचार है उनकी अभिव्यक्ति होती है। साथियों 5 से 2 को गुणा कर रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, 5 × 2, 5 दूनी 10 कि भाई 10 उत्तर रहेगा। तो अब ये जो अपन ने आंसर निकाला है ये किस माध्यम से निकाला है, हमने अभिसारी चिंतन से निकाला है। साथियों दिए गए तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 36 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 37 पर। तो 37वां क्वेश्चन है, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं सूचित करती है कि बच्चों की क्षमता है वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। तो साथियों जो बच्चों की गलतियां हैं, कुछ गलतियां सीखने में करते ही हैं, भ्रांत धारणाएं, कुछ गलतफहमियां भी उनके मन में होती है, तो ये क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक भाग होती है। ऐसा नहीं है कि ये रुकावट और विघ्न है शिक्षण में, या अनदेखी भी नहीं करना चाहिए, बल्कि ये मानना चाहिए कि ये सीखने का ही एक पार्ट होता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही रहेगा प्रश्न नंबर 37 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38 पे आते हैं। अधिगम के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम निष्पादन से भिन्न होता है। अधिगम तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन आता है। अधिगम वृद्धि एवं परिपक्वता के कारण होता है। तो देखो असत्य कथन की बात करें तो अधिगम को व्यवहार में परिवर्तन ही कहा जाता है। व्यवहार में परिवर्तन होना ही क्या है, अधिगम है, स्थायी रूप से होता है वो, है ना। निष्पादन से ये भिन्न होता है। निष्पादन परफॉर्मेंस अलग है, लर्निंग अलग है। तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन आता है। लेकिन यहाँ जो चौथा विकल्प कह रहा है कि भाई वृद्धि व परिपक्वता के कारण होता है, तो ये गलत है। वृद्धि एवं परिपक्वता के कारण नहीं होता है। विकल्प नंबर आपका जो 4 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 38वें का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39 पे आते हैं साथियों। तो 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिएगा, बालक द्वारा प्रश्न का सही उत्तर देने पर अध्यापक द्वारा प्रशंसा करना जिससे बालक के उत्तर देने का व्यवहार बढ़ता है, यह कौन से अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत। देखो वापिस बालक उत्तर दे रहा है सही, अध्यापक कह रहा है शाबाश, बहुत बढ़िया। तो साथियों ये किसका उदाहरण है? ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का पुनर्बलन वाला ही उदाहरण है ये। थर्ड विकल्प आपके सही है प्रश्न नंबर 39 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40 पे आते हैं। तो चलिए 40वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 40 है, अधिगम अशक्तता उनमें भी पाई जा सकती है जो सामान्य से श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं, सामान्य से कम बुद्धि वाले होते हैं, शारीरिक रूप से अधिगम अशक्तता के लक्षण रखते हैं, पठन वैकल्य से ग्रसित होते हैं। तो जो पठन वैकल्य से ग्रसित होते हैं उनमें तो पाई ही जाती है। जो शारीरिक रूप से अधिगम अशक्तता के लक्षण रखते हैं उनमें भी पाई जाती है। सामान्य से कम बुद्धि रखने वालों में अधिकतर पाई जाती है, लेकिन जो सामान्य से श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं उनमें भी अधिगम अशक्तता पाई जा सकती है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही रहेगा प्रश्न नंबर 40 में। प्रश्न पूछने का तरीका देखो आप किस प्रकार से पूछा है। तो अगला सेकंड लास्ट मतलब 41वां प्रश्न देखेंगे साथियों। अधिगम की प्रक्रिया में विलोपन तब बढ़ता है जब अर्जन प्रयासों के दौरान पुनर्बलन की मात्रा बढ़ती है, अर्जन प्रयासों के दौरान पुनर्बलन की मात्रा स्थिर रहती है, अर्जन प्रयासों के दौरान पुनर्बलन की मात्रा घटती है, और इनमें से सभी। तो सभी को तो गलत कर देते हैं क्योंकि तीनों कथन अलग अलग है। अब कथन अलग अलग रहेंगे, संबंधी उनका कोई नहीं रहेगा, तो फिर वो तो इनमें से सभी तो हो ही नहीं सकता। तो भाई विलोपन का मतलब होता है अनुबंधन की समाप्ति। तो जब अर्जन प्रयासों के दौरान पुनर्बलन की मात्रा बढ़ती है तब थोड़ी विलोपन होगा, स्थिर रहती है तब भी नहीं होगा। जबकि पुनर्बलन की मात्रा घटती है तो फिर वहाँ पर विलोपन की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है साथियों। थर्ड विकल्प आपके 41वें प्रश्न में सही है। अब आज का अंतिम और 42वां प्रश्न है। तो इन 42 प्रश्न में से 1-2 प्रश्न में अगर आपको डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। तो साथियों वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जाइए वीडियो आपको कैसा लगा। और ये जो रिपीटेड क्वेश्चन थे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे, बहुत ही ज़्यादा, जिसकी कोई हद ही नहीं है, इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण थे साथियों आपके रीट एग्जाम के लिए। अब देखिएगा आरबीएससी के प्रश्न मैंने इतने क्वेश्चन आपको कराए हैं, ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चन पहले करा दिए और अब याद ही नहीं, इसलिए क्वेश्चन ला रहा हूँ। अंतिम समय है, लास्ट टाइम में अगर रोजाना हर बार नई चीज़ें लेकर आ गया तो फिर उससे क्या होगा, आपका जो अधिगम है साथियों वो गलत डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए कुछ चीज़ें नई और कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है पुरानी भी लाना ही पड़ेगा साथियों। रिविज़न का टाइम इसे ही कहते हैं। तो देखो 42वां क्वेश्चन जो है वो है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? दुश्चिंता की गणना नकारात्मक संवेगों के रूप में की जाती है। चिंता जब काफ़ी व्यापक रूप धारण कर लेती है तो इसे मुक्त प्रभावी दुश्चिंता का नाम दिया जाता है। यदि चिंता वास्तविक कारणों से उत्पन्न होती है तो इसे मनोस्नायुकृत दुश्चिंता कहते हैं, और इनमें से कोई नहीं। देखिएगा दुश्चिंता की गणना नकारात्मक संवेगों में ही होती है, सही है।
चिंता जब काफ़ी व्यापक रूप धारण कर ले तो मुक्त प्रभावी दुश्चिंता इसे कहते हैं। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी बता चुका हूँ। यदि चिंता वास्तविक कारणों से उत्पन्न होती है तो इसे मनोस्नायुकृत दुश्चिंता नहीं कहते हैं, बल्कि इसको वस्तुनिष्ठ दुश्चिंता कहते हैं। मनोस्नायुकृत के बारे में बताया था ना मैंने एक क्वेश्चन में पहले कि भाई जो काल्पनिक कारणों से उत्पन्न होती है, वास्तविक कारणों से नहीं। तो इसलिए तीसरा विकल्प जो है ये कथन असत्य साथियों, और यही आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 42 में। तो ये आज का सेकंड पेपर था। कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल स्पेशल है साइकोलॉजी के टेस्ट में 30 प्रश्न बिल्कुल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग लाने वाला हूँ। सब ये समझ लेना कि भाई पेपर जो है उसका पैटर्न थोड़ा कठिन रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। पूरे ही 30 प्रश्न पूरे संपूर्ण सिलेबस से। आज तो क्या 11वीं 12वीं से लाया हूँ तो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है पेपर, ठीक है, लेकिन सिलेबस में से ही है, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, सिलेबस में से ही है साथियों, ठीक। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अब अगला वीडियो कब आएगा? 3 से 4 के बीच में पर्यावरण का। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।